का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें टीवी एंकर ये क्लेम कर चुकी थी कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर दी थी और पूरे इंडिया में अंधेरा कर दिया था। ये लोग ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में इनके प्रोपेगेंडा नहीं चल सकते थे। अब इन्हें कौन बताए कि इंडिया में जो अंधेरा था वो किसी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ब्लैकआउट कर दिया था। जब इलेक्ट्रिसिटी और हैकिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर से पाकिस्तानी हैकर्स ने क्या हैक किया था। इसके अलावा खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया का राफेल गिराया है। This very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. लेकिन जब उन्हें प्रूफ मांगा गया तब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देख लो। ऐसे ही ट्विटर पर एक इमेज और वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जिसमें यह क्लेम किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की एक फाइटर पायलट को अरेस्ट किया है। बाद में खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने ही बताया कि उनके पास इंडिया का कोई भी पायलट नहीं है। फिर एक बड़े ही शॉकिंग क्लेम किया गया पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्वारा कि उन्होंने इंडियन मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक किया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए जो क्लिप यूज की थी वो इंडियन टीवी चैनल्स की आधी अधूरी क्लिप थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्लेम किया गया वो था कि पाकिस्तानी मिसाइल ने इंडिया के आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। खास बात यह कि इस क्लेम को ब्रिक्स न्यूज जैसे बड़े ट्विटर हैंडल ने भी पोस्ट कर दिया। बाद में इंडियन मिलिट्री ने क्लेम को बेसलेस और फॉल्स बताया। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदमपुर एयरबेस का विजिट करके इस क्लेम को बस्ट कर दिया। इसी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए भी यह क्लेम किया कि इंडिया ने अफगानिस्तान पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। लेकिन थैंकफुली खुद अफगानिस्तान ने ही क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाद में हमारे स्पोक पर्सन मिस्टर मिस्त्री ने भी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर इसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बताया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजाक तो तब बना जब वहां की संसद में वहां के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने एक आर्टिकल दिखाकर यह क्लेम किया कि टेलीग्राफ नाम के एक बड़े न्यूज़पेपर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को किंग ऑफ स्काईज कह दिया है। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। बाद में खुद पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन ने ही इसे AI जनरेटेड आर्टिकल बताया था। यहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत एक बड़े लेवल पर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके सीज फायर का पूरा क्रेडिट अपने नाम करने का काम किया। इससे इंडिया की डिप्लोमेटिक नैरेटिव कमजोर पड़ गया। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप को ओपनली क्रेडिट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस सीज फायर वाली पोस्ट से ही इशारा किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज करने जा रहा था। इस एक स्टेटमेंट ने ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत कर दिया, जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर के डर से सीज फायर किया हो। अगले ही दिन ट्रंप ने एक और पोस्ट की जिसमें कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन का ऑफर किया गया। यह बात इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि इंडिया हमेशा से कश्मीर को इंटरनल मैटर के रूप में ही देखता आया है। लेकिन ट्रंप के उस ट्वीट ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर इंटरनेशनल बनवा दिया, जिससे सीधा फायदा पाकिस्तान को मिला। ऊपर से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इंडिया के अंदर ही कई लोग इस ऑपरेशन को फॉल्स फ्लैग बताने लगे थे। पाकिस्तान ने इसी नैरेटिव का पूरा फायदा उठाया और पहलगाम अटैक को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताकर दुनिया के सामने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया और उनके जनरल्स हर रोज ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इंडिया के राफेल जेट और S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिक्कत तब और बढ़ गई जब इंडिया के कुछ लोग, रिपोर्टर्स से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक, इसे लेकर सवाल उठाने लगे। इससे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तक इंडियन आर्मी ने भी साफ तौर पर इस पर कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। और सबसे बड़ी बात, सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जिस तरह विक्ट्री रैली निकाली गई, जहां पीएम और मिलिट्री जनरल्स ने ओपनली सेलिब्रेशन किया, उस लेवल का रेस्पॉन्स इंडिया में नहीं देखने को मिला। हम सिर्फ उनकी बातें क्रिटिसाइज करते रहे और वो उन्हीं बातों को नैरेटिव में बदलकर दुनिया के सामने जीत का दिखावा करते रहे। और सबसे खास बात यह थी कि दुनिया भर में IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगकर चलने वाले पाकिस्तान के साथ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान
टर्की, चाइना जैसे देश ओपनली खड़े रहे। टर्की ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया तो चाइना ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखकर इनडायरेक्टली पाकिस्तान को एडवांटेज दिया। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स में उतनी बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर होने के बावजूद इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के साथ कोई भी कंट्री ओपनली खड़ा नहीं हुआ। ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया और ना ही किसी ने इंडिया के नैरेटिव का सपोर्ट किया। रशिया, जिसे हम ऑल टाइम एलाई मानते हैं, उसने भी सिर्फ शांति का संदेश ही दिया। इस ग्लोबल साइलेंस ने पाकिस्तान के नैरेटिव को और ज्यादा स्पेस दे दिया। जहां पाकिस्तान अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ इमेज बनाने में लगा था, वहीं इंडिया अपने एलाइज के पैसिव रेस्पॉन्स के साथ अकेला खड़ा दिखा। यह सिर्फ नैरेटिव की हार नहीं थी, बल्कि ग्लोबल परसेप्शन वॉर में इंडिया का एक सेटबैक था। यानी ग्राउंड पर जीतने के बावजूद इंडिया नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान से हार गया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यह समझना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले समय में मिस इन्फॉर्मेशन के अलावा एआई और डीप फेक जैसे टूल्स भी नैरेटिव वॉरफेयर को और डेंजरस बना सकते हैं। फ्यूचर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, स्क्रीन्स पर भी लड़ा जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप बिजनेस चलाते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आपकी लाइफ काफी आसान हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओडू। साथियों, आजकल बिजनेस चलाने के लिए कई अलग अलग ऐप चाहिए होते हैं, जैसे सेल्स के लिए कुछ, अकाउंटिंग के लिए कुछ, एचआर, इन्वेंट्री, मार्केटिंग, इन सब के लिए कुछ और ऐप्स, यानी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन ओडू एक ऐसा ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो ये सब कुछ एक ही जगह हैंडल करता है, जिससे आपका टाइम बचेगा, डेटा कनेक्टेड रहेगा और काम भी स्मूथ होगा। खास बात यह है कि अब आप ओडू के बारे में खुद उनके फाउंडर से लाइव सुन सकते हैं। ओडू कम्युनिटी डे 2025 में यह इवेंट हो रहा है 13-14 अगस्त को महात्मा मंदिर, गांधीनगर में, जहां आपको 20,000 से ज्यादा लोग मिलेंगे, 150 एक्सपर्ट टॉक्स होंगी, काफी इन्फ्लुएंसर सेशंस होंगे और मास्टर क्लास भी होंगे। और हां, इवेंट के बाद कंसर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगी। तो आइए इस इवेंट में बिजनेस कम्युनिटी से मिलकर नेटवर्किंग का फायदा उठाइए। लाइक माइंडेड बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से मिलने का यह शानदार मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इंडिया का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट है। इस इवेंट की एंट्री बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, आज से 8 साल पहले ही, यानी 2017 में, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में जो देश एआई पर महारत हासिल करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी यह भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। आप में से कई लोगों को आज तक यह कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, जिसकी आर्मी की ताकत रशिया से कई गुना कम है, फिर भी पिछले 2 साल से रशिया के सामने कैसे टिक पाया। इसका सीधा जवाब है अमेरिका की कृपा और खास तौर पर यूक्रेनियन आर्मी द्वारा युद्ध में एआई का इस्तेमाल। सिर्फ यूक्रेन की आर्मी ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में इजराइल भी गाजा और हमास के साफ करने में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। उधर यूएसए ने भी एआई मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ड्रोन बनाए हैं जो एआई का इस्तेमाल करके प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध में अब एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अब तक जितने भी देशों की हमने बात की, उनके एआई को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, किसी भी युद्ध के दौरान एआई का 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका होता है कंटूर वार फाइटिंग, जिसे एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग ह्यूमन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। असल में कैंटूर एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है, जिसके ऊपर बॉडी इंसान की है और लोअर बॉडी में पैर घोड़े के होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एआई से बने हुए वेपन्स को ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल दुश्मन के हथियार भंडार को नष्ट करने में होता है। दूसरा तरीका है मिनोटोर वॉरफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। खास बात यह है कि यह कैंटोर वॉरफेयर से बिल्कुल उल्टा है। हालांकि कैंटोर के तरह मिनाटोर भी एक ग्रीक माइथोलॉजिकल प्राणी है, जिसमें हेड और टेल एक बुल की तरह, बाकी बॉडी इंसान की तरह होती है। मिनाटोर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी सैनिकों की गश्त लगा सकती है, समुद्र में वॉरशिप को इकट्ठा कर सकती है और आसमान में
फाइटर जेट का जखीरा बना सकती है। तीसरा तरीका है सिंगलेटन वारफेयर, जिसमें एआई इनेबल्ड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग विद मशीन ओवरसाइट टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक चूंकि इस टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल मशीन और एआई को दिया जाता है, इसलिए यह दुश्मन के मुकाबले हमें टाइम और प्लेस के मामले में स्ट्रेटेजिक अपर हैंड तो दिला सकती है,